आरबी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ऑप्शन दिया गया है रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि या फिर प्रेरी भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि जो होती है वह 80 से 85% सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिया गया है पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी या फिर चेइलोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेइलोसिस। देखिए विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। अगर हम लोग पेलाग्रा की बात करें तो विटामिन B3 की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस, निद्रा रोग या फिर मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निद्रा रोग। निद्रा रोग जो होता है वह ट्रिपनोसोमा ब्रुंसोई नामक पैरासाइट से फैलता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण या फिर जल जनित विषैलापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शन दिया गया है रेडियोधर्मिता एक नाभिकी गुण है और नाभिकी विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। क्योंकि जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, बल्कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग को पता होगा कि जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या फिर जल वाष्प। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूल कण। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रमुख स्रोतों के बारे में दिया गया है। विटामिन ए संतरा, विटामिन बी नींबू, विटामिन डी काठ मछली का तेल और विटामिन B6 धान का चोकर। तो इसमें सभी सुमेलित है और विटामिन ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें अंडा, दूध, गाजर, पालक, पपीता, सोयाबीन इत्यादि आते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन दिया गया है हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, लेड या फिर नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेट हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इससे समय ज़्यादा लग जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन दिया गया पफवाल्स, शैवाल, लाइकेन, मांस। मांस नहीं, यहाँ पे मांस होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। जो लाइकेन होता है वह कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। किसका नहीं है? क्लोरोफिल का, RNA का, DNA का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य अवयव है वह है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। ऑप्शन दिया गया धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा या फिर ध्वनि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, धुआं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, शीर्ष भंडारण, दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास, आर्द्रता का बढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वसन दर का ह्रास। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। ऑप्शन दिया गया पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्पकण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पर या फिर न्यूट्रॉन्स पर कोई भी आवेश नहीं होता है।
हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। ऑप्शन दिया गया सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण या फिर प्रसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परासरण। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रैकियोल्स, ब्रैकियोल्स, पल्मोनरी शिराएं या अल्वियोलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्वियोलाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें सभी सुमेलित है और ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। दूध का खट्टा होना जो होता है वह नाइट्रिक अम्ल के कारण नहीं होता है बल्कि लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है। ऑप्शन दिया गया हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन और मीथेन। तो राइट आंसर सही है, राइट आंसर सी सही है, ब्यूटेन। जो एलपीजी का मुख्य अवयव होता है वह होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में रिसाव को पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मर्केटम नामक एक सल्फर यौगिक को मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है एमएम ऑफ एचजी के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में या फिर ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। और एक सामान्य रक्त शर्करा का स्तर जो होता है वो 90 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका है वो है रेटिनॉल। तो सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक होता है? विटामिन ए। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और कारण आर में कहा गया कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। देखिए जो उसका कारण है वो तो सही है, लेकिन मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है यह गलत है, क्योंकि विटामिन जो डी होता है वह मानव शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता है बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है किंतु आर सत्य है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या फिर क्रुक्स कांच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रुक्स कांच। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ऑप्शन दिया गया है यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा केवल एक, बेटा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, केवल यानी कि एक अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली या फिर वनस्पति कली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूल कली। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राणशक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पर लोग सारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शासक दिया एक तरफ, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। तो इसको जो उसका राइट आंसर है यानी सभी इसमें सुमेलित है और विटामिन जो ऑप्शन डी है वह सुमेलित नहीं है, यानी कि जो मलिक सरवर ख्वाजा थे वह मालवा से संबंधित नहीं थे बल्कि कहाँ से संबंधित थे, यह संबंधित थे जौनपुर से।
आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर और मुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोजपुर। देखिए, राजा रणजीत सिंह ने फिरोजपुर में अदालत आला की स्थापना की, जबकि इनकी राजधानी लाहौर में थी। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित निर्माण स्थल दिए गए हैं। ऋषभनाथ, अष्टापद, वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत और महावीर पावापुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वासुपूज्य। वासुपूज्य जो थे वह उनका जो निर्माण स्थल था वो सम्मेद शिखर नहीं था, बल्कि चंपापुरी था। कहाँ पे था? चंपापुरी में। चलिए, सम्मेद शिखर के बारे में बात कर लेते हैं। हाल के दिनों में बहुत ही चर्चित रहा। जो श्री सम्मेद शिखर है, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है, जो कि पूरे विश्व में जैन तीर्थ के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था? अमीर हसन सिज्जी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने या फिर हसन निजामी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अमीर हसन सिज्जी। अमीर हसन सिज्जी। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। विभागीय प्रणाली को लागू किया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया कि एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। देखिए, बंगाल में सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिया गया, विलियम हॉकिंस, राल्फ फिंच, सर थॉमस रोज और निकोलस डाउसन। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कब कब आया है। विलियम हॉकिंस की बात करें तो विलियम हॉकिंस जो थे वो 1608 या 1608 में भारत में आया था, जब जहांगीर का शासनकाल था भारत में। राल्फ फिंच की बात करें, राल्फ फिंच 1585 में आया था। ये 1585 में अकबर के शासनकाल में भारत में आया था। सर थॉमस रो की बात करें तो सर थॉमस रो थे वो 1615 में भारत में आए थे और ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और निकोलस डाउसन भी 1608 में ही आया था और यह जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 2143। ये राइट आंसर है, यानी कि पहले राल्फ फिंच हो जाएंगे, राल्फ फिंच, फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस और उसके बाद सर थॉमस रो नहीं होंगे, निकोलस डाउसन हो गए। निकोलस डाउसन के बाद सर थॉमस रो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक भी थे और इनके समय में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन भी मिला था। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। पहले हम लोग इसको डेट वाइज देख लेते हैं। तो शारदा अधिनियम जो था 1929 में पारित हुआ, 1 मिनट, यह 1929 में पारित हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में किया गया था। तो 1927 और दांडी मार्च 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 3214। ठीक है, पहले साइमन कमीशन का गठन होगा, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा अधिनियम और उसके बाद दांडी मार्च। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखते हैं।
प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर या फिर फिलिप स्प्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेब मिलर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या सही है? ऑप्शन दिया गया, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वह टी.के. माधवन, के. कलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन के द्वारा किया गया था और यह आंदोलन 1924-25 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, यशपाल, छबील दास और अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती। जो 1926 में नौजवान सभा का गठन किया गया था उसमें अंबिका चक्रवर्ती इसके मेंबर नहीं थे, बल्कि जबकि भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ये तीनों इसके प्रारंभिक सदस्य थे। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक 1942 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ऑप्शन दिया गया मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम.एन. अंसारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम.एन. अंसारी। ये राइट आंसर हो जाएगा, ये उसमें शामिल नहीं थे। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, 39 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? ऑप्शन दिया गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आर्टिकल 267 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या फिर संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसमें ये हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान। एक मिनट, इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा आम चुनाव में मतदान। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है कि कौन से संविधान अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। जो 61वां संविधान संशोधन था, अधिनियम था, वो 1989 में लाया गया था और इसे 1989 में पारित किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान, भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसके बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ किस देश से लिया गया है उसके स्रोत के बारे में दिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए सब सुमेलित है, यह सुमेलित नहीं है। जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि यहाँ पे कनाडा होना चाहिए। जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, भारत के लोक लेखा की या भारत की आकस्मिक निधि की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जो समीक्षा करती है वो लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इन 22 सदस्यों में जो 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं।
आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या फिर धन विधेयक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धन विधेयक। धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। आइए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल या फिर प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। और देखिए जो ये शून्यकाल है वह जो कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है, यह भारत के द्वारा दिया गया शब्द है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। पहले हम लोग इसको डेट वाइज देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो गोलकनाथवाद है वह 1967 में है, 1967, यह है 1967। केशवानंद भारतीवाद है वह 1973 है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1971 में है और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 2 और 4। यानी सबसे पहले क्या होगा? गोलकनाथवाद 1967, इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971, फिर उसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973 और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 2 और 4। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 49 देखते हैं। 49 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और संघीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघीय। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं, और कारण आर में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। देखिए कारण तो सही है कि इसमें दोनों, चाहे लोकसभा को चाहे राज्यसभा, दोनों संघीय जो सदस्य होते हैं वो संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, जबकि भारत में जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, एक गलत है किंतु आर सत्य है। ये प्रश्न संख्या था 50। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। 51 इसमें पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा सभा लिखा है, गलत हो जाएगा, ये सेवा है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त रमा देवी थी। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, केवल दो, एक और दो दोनों, और एक और दो दोनों गलत है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों ही सही है, एक और दो दोनों सही है। यानी कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक कौन थे? आयुक्त सुकुमार सेन थे, और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ऑप्शन दिया गया है सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर एनजी रंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में राज्य दिया गया और सूची 2 में राज्य में प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए इस तरह के प्रश्न 2022 में पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय राज्यों के नंबर्स को जरूर याद रखें। राजस्थान 10 सीटें, गुजरात 7 सीटें, कर्नाटक 11 सीटें और पंजाब 12 सीटें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसमें कितनी कितनी सीटें हैं। राजस्थान का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 सीटें, राजस्थान को जाएगा 11 सीटें। गुजरात को जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सीटें। कर्नाटक में 12 सीटें हो जाएंगे, कर्नाटक में 12 सीटें हो जाएंगे और पंजाब में 7 सीटें हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A3, B1, C4 और D2। यहाँ हम लोग देख लेते हैं राइट आंसर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर A, A3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। ठीक है, यानी कि राजस्थान का 10 सीट है, राजस्थान का 10 सीट है और गुजरात का आपका हो जाएगा 11 सीट हो जाएगा, कर्नाटक का आपका हो जाएगा 12 सीट और पंजाब का हो जाएगा आपका 7 सीट। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 55 देखते हैं। 55 में 1, 3, 4, 2 55 में पूछा गया है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति और GK राव समिति। पहले हम लोग इसको डेट वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो BR मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति है, ये 1957 का है। एक मिनट, ये है 1957। ठीक है, LM सिंघवी समिति की बात करें तो LM सिंघवी समिति आपका है 1986 और BR मेहता समिति की, यहाँ पे गलत हो गया। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो अशोक मेहता समिति जो होगा वो हो जाएगा 1977। LM सिंघवी समिति 1986। BR मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 1957। और GKV राव समिति की बात करें तो यह 1985। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा PR मेहता समिति यानी कि 3। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 1977 1, 3, 1 और फिर इसके बाद GK राव समिति 4 और 2, 3, 1, 4, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। 57 इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विषय दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40। देखिए इसमें सभी जो कि सुमेलित है, जबकि C जो है कि वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अनुच्छेद 43A नहीं होगा, अनुच्छेद 43B हो जाएगा राइट आंसर। कि प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। 58 में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा या से कथन सही है या है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो प्रश्न संख्या 58 को जो राइट आंसर होगा वो दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, इसमें दोनों कथन सही है। चलिए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। 59
इसमें पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है बल्कि भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। तो यह कथन जो है कि गलत हो जाएगा और कारण आर जो है कि वो सही है। तो कथन ए गलत है और कारण आर सही है। 21 ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? ऑप्शन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 61 में पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ये सही है, कथन सही है। और यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वित्तीय वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कथन ए सही है और कारण आर, मतलब इसको जो व्याख्या दिया गया वो भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 62 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन, या तकनीविद और नौकरशाह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तकनीविद और टेक्नोलॉजी जो होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है और नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों क्या है? ये आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। प्रश्न संख्या हम लोग 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 में पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1900, 1901, 1902 और 1903। तो यह प्रकाशित हुआ, जो पब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1901 में। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के आर्थिक दोहन का उल्लेख किया है और यह पब्लिश किया गया था 1901 में। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 64 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसमें जो प्रथम वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केसी नियोगी। आइए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 65 में पूछा गया है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है या है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है इसमें, क्योंकि जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वो बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और पूंजी निवेश जो होता है वो पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो एक मापन जो किया जाता है वह 30 कंपनियों से किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30। 67 देखते हैं। 67 में पूछा गया है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना और संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। आइए प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा गया कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक, उपसामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आइए 69 देखते हैं। इसमें पूछा गया है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। देखिए 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो हम लोग देखते हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वह किसका है? वह अरुणाचल प्रदेश का है। वह कितना था उस समय? वह था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए प्रश्न संख्या 71 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 71 में पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को और 30 जनवरी को। यह भी प्रश्न, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है, इसलिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से सीधे सीधे ले लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन दिया गया है कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। इसमें दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 73 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो उसमें जो द्वितीय अवस्था होता है, सेकंड फेज होता है, इसको हम लोग त्वरित अवस्था के नाम से जानते भी हैं। देखिए, जो प्रथम अवस्था होता है उसे सामान्य अवस्था के रूप में जानते हैं, द्वितीय अवस्था को त्वरण अवस्था के रूप में जानते हैं और तृतीय अवस्था को अंतिम अवस्था के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर 1986 हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। 75 में पूछा गया कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स, टॉलकाट, पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्टे। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ऑगस्ट कॉम्टे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ऑप्शन दिया गया हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र या फिर आत्मनिर्भरता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक विविधता। जो सांस्कृतिक विविधता होता है वह ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं होता है, जबकि हम की भावना, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता ये तीनों क्या है? ये ग्रामीण समुदाय का तत्व है। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। 77 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? इसके लिए PADC और मोरेसी, ग्रेमिनी और मालवेसी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरेसी। देखिए, जो टापा कपड़ा होता है मोरेसी परिवार के सहतूत के पेड़ की छाल से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में पूछा गया है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया कि पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये गलत हो गया, निर्भर होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। यानी कि ए गलत है और आर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है और आर सत्य है। आइए प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या फिर दिल्ली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मद्रास। देखिए, भारत में प्रथम नगर निगम मद्रास में 29 सितंबर, हम लोग ईयर देख लेते हैं, 1688 में, और सितंबर माह में 29 सितंबर 1688 में पहली बार मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा और बायोमास। तो जो अनवीनीकृत ऊर्जा होता है पेट्रोलियम। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। 82 देखते हैं। 82 में पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 83 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटेसेराट, मडीरा या फिर एंगुइला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मडीरा। जो मडीरा जो है कि जो द्वीप है वह है पुर्तगाल का एक क्षेत्र है, ना कि कैरेबियन सागर में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 84 देखते हैं अब हम लोग। प्रश्न संख्या 84 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट। तो इसमें जो लातविया है ये क्या है? यह कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, जबकि कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट ये तीनों कोको के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं या देश हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया गया मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं।
इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरी तरफ उसके हेड ऑफिस दिया गया, मुख्यालय दिया गया है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग भुवनेश्वर, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नहीं है, इसको हमको मैच कराना है। मैच कराना है तो जो मैचिंग होगा इसका हो जाएगा देखिए ए का जो होगा वो 4 हो जाएगा। जो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग है वो नई दिल्ली में हो जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड यह नागपुर में है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है यह है हैदराबाद में और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4321 राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोनों, यानी कि और दोनों सही इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो पुलिकट, चिल्का, कुलोरू या किलिवेली। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिल्का। चिल्का जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस झील में अत्यधिक जैव विविधता भी पाई जाती है और इस झील में इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति यानी कहाँ पे लोकेट करता है वो दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। देखिए इसमें सभी मैच हैं, सभी सुमेलित हैं, जबकि जो आपका केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान वो बांदा नहीं है बल्कि झांसी में स्थित है। कहाँ पे है? ये आपका है झांसी में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित है और सी सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलन क्या होगा? झांसी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील या सुरेंसर मानसर झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुरेंसर मानसर झील। सुरेंसर मानसर झील। सुरेंसर मानसर झील कहाँ है? ये आपका हरियाणा राज्य में है। कहाँ पे? ये आपका हरियाणा राज्य में है, ठीक है। जबकि सुर सरोवर और समसपुर पक्षी अभयारण्य और सरसई नावर झील ये तीनों कहाँ हैं? ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। 91 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंडरू प्रपात, सुवर्णरेखा, चचई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी और बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, जबकि जो ऑप्शन डी है वह सुमेलित नहीं है। जो बूढ़ा घाघ प्रपात है वो कांची नदी नहीं बल्कि बूढ़ा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। अगर हम लोग बूढ़ा घाघ प्रपात की बात करें तो यह झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 92 देखते हैं 92। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया ज्वालामुखी पर्वत और दूसरी तरफ संबंधित देश दिया गया है। माउंट रेनर इटली, माउंट एटना मैक्सिको, माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस और माउंट एपो यूएसए। तो हम लोग उसको मैच करा लेते हैं, ठीक है। 92 इसमें देखते हैं जो माउंट रेनर है वह यूएसए में है, ठीक है। और जो माउंट एटना है वह इटली में है। माउंट पेरिकुटिन ये आपका हो जाएगा मैक्सिको और माउंट एपो फिलीपींस। तो ए का 4 किस में है? 3 में है। बी का 1 2 में है, ठीक है। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4 1 2 3। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या
93, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जोलांगी नदी या जोंक नदी? तो इसमें पुनपुन नदी, अजय नदी और जोलांगी नदी, ये तीनों भारतीय गंगा नदी का एक बेसिन का हिस्सा है, जबकि जोंक नदी उसका हिस्सा नहीं है। जोंक नदी जो है महानदी है, एक 1 मिनट, ये महानदी नदी के बेसिन का हिस्सा है जोंक नदी। बाकी पुनपुन, अजय और जोलांगी तीनों क्या है? भारतीय गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन? तो ये दोनों जो अवस्थित है या संबंधित है जापान देश से संबंधित है। नोबी और कांतो, ये दोनों मैदान किस देश से संबंधित है? यह है जापान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 95 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सीरिया जो है कि वह काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। और जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया तीनों क्या है? काला सागर के तट पर स्थित हैं। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया जैवमंडल, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है। सिमलीपाल उत्तराखंड, पंचमढ़ी मेघालय, नंदा देवी मध्य प्रदेश और नोकरेक उड़ीसा। तो हम लोग को मैच कराना है, तो इसका जो मैचिंग होगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सिमलीपाल जो होगा वह हो जाएगा उड़ीसा में, 1 मिनट, सिमलीपाल जो होगा हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। पंचमढ़ी जो होगा, पंचमढ़ी ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक मेघालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, 4312। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें जो सही क्रम है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। ये इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या है? इसका यह सही क्रम है। आइए प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछा गया कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, सांभर, लोनार और उलार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांभर। जो सांभर झील है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो सांभर झील है राजस्थान राज्य के जयपुर में स्थित है और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी ये झील है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है और मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। इसका जो डेल्टा है वो दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है। तो एक सही हो जाएगा और 2 गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 100 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ भारत के राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित सबसे ऊंची चोटी दिया गया है। तमिलनाडु धूपगढ़ चोटी, राजस्थान सारामती, नागालैंड गुरु शिखर चोटी, मध्य प्रदेश डोदा बेट्टा चोटी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लिस्ट को मैच कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है तमिलनाडु में सबको पता है डोदा बेट्टा चोटी सबसे बड़ी है, और मध्य प्रदेश का जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान को जो होगा गुरु शिखर चोटी हो जाएगा, ठीक है। नागालैंड में मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी हो जाएगा, और नागालैंड का सरामती चोटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4321 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 4321। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों के नाम दिए गए और स्थान दिया गया है। लेविस स्पेन, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका और शामल ऑस्ट्रिया। तो जो शामल है वो ऑस्ट्रिया की, जो स्थानीय पवन वो ऑस्ट्रिया की नहीं है बल्कि ये इराक में चलती है। शामल कहाँ चलती है? ये ऑस्ट्रिया में नहीं बल्कि कहाँ चलती है? यह चलती है इराक में,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शामल। बाकी सब मैच कर रहे हैं, यह मैच नहीं कर रहा था। इसका सही सुमेलन क्या होगा, इसका सही सुमेलन शामल इराक होगा। चलिए 102 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ जनजातियाँ दी गई है। अलास्का, कोरियाक, बोर्निया, पुनाना, अरब मरुस्थल, रूवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अलास्का। अलास्का कोरियाक, जो कोरियाक जनजाति है वो अलास्का की नहीं बल्कि रूस की मूल रूप से इसकी जो जनजाति का निवास है वो कहाँ है, रूस में है। कोरियाक क्या है, कोरियाक रूस की मूल जनजाति है। कहाँ की है, रूस की मूल जनजाति है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 में पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 में पूछा गया है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक या कानपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर। 105 देखते हैं। 105 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या फिर हापुड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हापुड़। 106 से देखते हैं। 106 में पूछा गया है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। 107 देखते हैं। 107 में पूछा गया है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक शोधन से, ताप विद्युत संयंत्र से या फिर खनन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से। 108 देखते हैं हम लोग। 108 में पूछा गया है कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी सबसे पुरानी इकाई है। देखिए कथन दो तो सही है लेकिन कथन एक गलत है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है बल्कि यह मध्य प्रदेश यानी कि एमपी राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 108 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। आइए 109 देखते हैं हम लोग। 109 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, कोठारी आयोग या सरकारिया आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के रिकमेंडेशन से भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। राइट आंसर इसका बी हो गया, राजस्थान। ठीक है, देखिए स्टैचू ऑफ पीस जैन भिक्षु विजय वल्लभ के 191वें जन्मदिन के अवसर पर इसका अनावरण किया गया था और कहाँ किया गया था, राजस्थान में किया गया था। 111 में देखते हैं। तो 111 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संशोधन अधिनियम, 102वां संशोधन अधिनियम, 103वां संशोधन अधिनियम या फिर 104वां संशोधन अधिनियम। तो यह किया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और ये कब पारित किया गया था, यह 2017 में पारित किया गया था इस अधिनियम को, इस एक्ट को। चलिए 112 देखते हैं। 112 में पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। पहले हम लोग इसको डेट वाइज देख लेते हैं। तो जो गोवा बना है वो 1987 में राज्य बना। कब बना है, 1987। तेलंगाना की बात करें तो ये 2014 में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड 2000 में। और हरियाणा की बात करें तो ये बना था 1966। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हरियाणा का निर्माण हो रहा है, राज्य का निर्माण हो रहा है। तो 4 पहले हो जाएगा। इसके बाद गोवा बन रहा है 1987 में। तो 4 के बाद 1 आएगा। 4 के बाद 1 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 3 और 2।
तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 113 में पूछा गया है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड या विलियम बैट्रिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। ठीक है, अगर विश्व की बात करेंगे, विश्व में क्रिश्चियन बर्नार्ड और भारत की बात करेंगे डॉक्टर वेणुगोपाल। चलिए प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 में पूछा गया है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से, वंचित लोगों से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिव्यांग व्यक्तियों से। जो सुगम्य भारत अभियान है वो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 115 देखते हैं। 115 इसमें पूछा गया है कि सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2003, 2004, 2005 या 2006? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004, यानी 2004 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। 116 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूर संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 3 को छोड़कर बाकी सब सही है, सबको शामिल किया गया था। 1, 2 और 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 1, 2 और 4 किस में है? 1, 2 और 4 सी, ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 4 ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 117 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारतीय और आर्य, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री और दक्षिण गंगोत्री और मैत्री? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय और मैत्री। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 118 इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से उत्तर चुनिए। ग्रंथ दिया गया और रचयिता दिया गया है। रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका, सोमनाथ, वेंकटरमन, पुंडरीक, विट्ठल, श्रीकंठ? देखिए ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट हम लोग उसको मैच कर लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, यानी कि रागमाला, पुंडरीक, विट्ठल। ठीक है, और जो बी होगा, बी का आपका हो जाएगा, बी का 4 रस कौमुदी, श्रीकंठ। और राग विबोध आपका हो जाएगा, सोमनाथ। ठीक है, और चतुर्दंडी प्रकाशिक ये वेंकटरमखिन, ये वेंकटरमन नहीं है, वेंकटरमखिन है। ठीक है, तो यह प्रश्न 2022 में पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 3412। ठीक है, 3412। आइए प्रश्न संख्या 119 देखते हैं हम लोग, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। आम आदमी बीमा योजना 2021, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2016 और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2017 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2018। तो हम लोग उसको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3142, यानी कि सी 3142। आम आदमी बीमा योजना जो होगा वह हो जाएगा 2007 में। ठीक है, और बी का 1 हो जाएगा, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाएगा 2018 में, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो जाएगा 2007 में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 119 प्रश्न थे जो 2021 के पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा जो प्रश्न थे वो करंट अफेयर से संबंधित थे, जिसको यहाँ पे नहीं लिया गया था क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न बदलते रहते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे नहीं लिया गया था। अगर आप लोग इस तरह के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।